वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू F into D. Since we have B square minus C square equals to 2AS, let U is equals to 0, then B square equals to 2A, S की जगह क्या लगेंगे D, so D is equals to V square by 2A. Now काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या है ma है, d कितना है v स्क्वायर बाई 2a, a get cancelled, so it will be half mv square. So kinetic energy is half mv square. किस पे डिपेंड है? इन मास और स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी. नाउ kinetic energy equals to half, I can multiply with mass and divide it, it is divided by mass, then this can be written as half mv whole square by m. mv is nothing but momentum, p square by m. So kinetic energy equals to half p square by m. ये फार्मूला भी हो गया. एक एग्जाम्पल पूछेंगे, एक कार है और एक ट्रक है, दोनों सेम स्पीड से जा रही, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रही, तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? ट्रक की, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है, वेलोसिटी तो दोनों की सेम ही है. हो गया ना? अगर वेलोसिटी 0 हो गए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती? 0 हो जाती. देखो बेटा, यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला सेम एज वर्क, सेम रहेगा. क्या? यूनिट्स और डायमेंशनल फार्मूला. नाउ अब ये फार्मूले से, जैसा यहाँ ये फार्मूला है मेरे सामने, ये फार्मूले से अगर मैं पूछूं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ मीन्स 1/2m p स्क्वायर. 1/2m कांस्टेंट है या बदलते रहता मास? हाँ, उछाल रहा हूं, क्या ले रहे हो? रास्ते में इसका मास कम हुआ? नहीं, मास नहीं बदलता, समझे? ये 1/2 भी नहीं बदलता, लेकिन मोमेंटम बदलता, क्योंकि चलते हुए उसकी वेलोसिटी चेंज होते रहती. तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड है? मोमेंटम पे. तो ke1/ke2 क्या आएगा? अगर इसको मैं ऐसा लिखूं, काइनेटिक एनर्जी 1/काइनेटिक एनर्जी 2, तो क्या लिखूंगा? p1 स्क्वायर बाई, या ऐसा लिखना आना आप लोगों को, रिलेशन बनाना, समझे? वो सिखाया है मैं कैसा रिलेशन बनाते. अगर ऐसा रिलेशन बनाना नहीं आया फार्मूले का तो प्रॉब्लम होने वाला है. काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी पे क्या रिलेशन है? डायरेक्टली. सो यहां भी लिख सकते हैं ke1 बाई ke2 इक्वल्स टू v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर. हो गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जनरल बोल रहा हूं, जनरल बोल रहा हूं, एक्सेप्शन मत ले लो, खुद का तो ले ही मत. क्या? तो देखो बेटा, आपका नेक्स्ट बर्थडे आने वाला है, तो उम्र बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई. कितने? उम्र कम हो गई. उम्र कम हो गई तो एक्सपीरियंस बढ़ गया, कम हो गया? जनरल बोल रहा हूँ, एक्सेप्शन नहीं है. कुछ होते एक्सेप्शन, एज बढ़ती लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता, समझे? तो एक्सपीरियंस और एज कम हुई तो एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया. करेक्ट है? मान लो उल्टा सोचेंगे एक मिनट के लिए,
एज बहुत ज्यादा है अभी जीना, तो उनको एक्सपीरियंस क्या देगा? हाँ, यानी 1 साल के बच्चे को ज्यादा एक्सपीरियंस है 10 साल के बच्चे से। 1 साल का बच्चा ज्यादा जीने वाला है, 10 साल का बच्चा ज्यादा जीने वाला है, तो 10 साल वाले को एक्सपीरियंस ज्यादा है या 1 साल वाले को ज्यादा है? तो जिसको जितना ज्यादा जीना है उसको एक्सपीरियंस कम है, और जिसको जितना कम जीना है, बोल तो उम्र हो गई, तो उनको उतना ज्यादा एक्सपीरियंस है। यानी एक कम हो रहा तो दूसरा बढ़ जा रहा, एक कम हो रहा तो वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही बोलती कि अगर काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती, पोटेंशियल एनर्जी कम हुई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती, लेकिन टोटल एनर्जी चेंज जीरो रहती, टोटल एनर्जी चेंज जीरो। दूसरा एग्जांपल लेंगे, दूसरा एग्जांपल लेंगे, अच्छा रहेगा। मान लो एक एंटाइटी ले लेंगे अर्थ के ऊपर जो है, उसकी वैल्यू रोज बदलते रहेंगी, अपन मान लेंगे कि नहीं बदल रही, गोल्ड, उसका वैल्यू नहीं बदल रहा, कांस्टेंट है, 70,000 है तो 70,000 फिक्स कर दिया अपन। तो आपके जेब के अंदर पैसे है, गोल्ड खरीदे, तो जेब में क्या कम हो गए? गोल्ड बढ़ गया। दोनों को ऐड करें तो अमाउंट तो उतना ही रहा ना, 2 लाख रुपीज थे, 1 लाख का गोल्ड खरीदे, पैसे कम हो गए, गोल्ड ज्यादा हो गया, लेकिन दोनों को ऐड करें तो हो गया। अब और उसमें से 50,000 का गोल्ड खरीद लिए, टोटल ऐड करो वापस सेम ही रहेगा ना। यानी काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हुई तो काइनेटिक एनर्जी, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी सेम रहेगी। तो इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलते हैं मालूम है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट लॉस्ट। एनर्जी को अपन क्रिएट नहीं कर सकते और खत्म नहीं कर सकते, समझे? ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते रहते, समझे? इसको और ज्यादा डिटेल में गए तो परेशानी हो जाती। क्या समझ में आया? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या डिफाइन करता? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट लॉस्ट, ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। सो change in kinetic energies, sorry, change in total energies, change in total energy is zero. Therefore you can say change in kinetic energy plus change in potential energy equals to zero. लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं रहता, बट डेल्टा के ई काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ सकता, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ सकता, लेकिन दोनों का चेंज सम करेंगे तो इक्वल टू जीरो रहेगा। नाउ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh। mm कट गया, ये फार्मूला आप लोग लाए थे, ध्यान दो, कहाँ लाए थे बोलो? 2gh v इज इक्वल टू अंडर रूट, हाँ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में लाए थे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये बॉडी को ड्रॉप करे, क्या है इसकी, कौन सी एनर्जी है? अब काइनेटिक, तो पोटेंशियल इक्वल्स टू काइनेटिक, तो वो कौन सी वेलोसिटी से जाके टकराई वो कैलकुलेट कर देता। देखो बेटा, अपनी बुक के अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम नाम की चीज नहीं है सिलेबस में, एनसीईआरटी सिलेबस में, लेकिन ये फर्स्ट ईयर वालों को तेलंगाना में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंपलसरी लॉन्ग क्वेश्चन आता है 8 मार्क का, तो इनको अलग करा दूंगा मैं, कुछ भी नहीं है, टाइम पास। नाउ वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम करके देखेंगे अपन। सिंस we have W is equals to FD, since
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, वही घुमा फिरा के वही करते जा रहे अपन, इक्वल्स टू 2ad लिख दिए, d इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। यानी यहाँ पर बॉडी को क्या नहीं है, यहाँ बॉडी है, मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, कुछ टाइम के बाद में वेलोसिटी v हो गई, ये चली कितना डिस्टेंस d चली, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेंगी, हाफ एम यू स्क्वायर। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेंगी, हाफ एम बी स्क्वायर, लिख देता हूं मैं, हाफ एम यू स्क्वायर। ये शुरू किया ना, इनिशियल है, ये फाइनल है, तो ये क्या होता देखेंगे अपन, वहां पर लगा दो, देयरफॉर वर्क इक्वल्स टू एफ डी, एफ को लगाएंगे एम में, डी को कितना है वैल्यू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, ए कैंसिल कर दो, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होता, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन, हो गया, आगे करेंगे। सुनाओ, स्प्रिंग नहीं, पहले और करेंगे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हो। पहली बात तो कंजर्वेटिव का मतलब रहेगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, कौन से रास्ते से गया उससे कुछ लेना देना नहीं है, गया बस उतना ही देखना है। जैसा आप लोग का मार्क्स कैसा ला लिए कोई नहीं देखने वाला है, कितना मेहनत करे कितना कॉपी करे कोई देखने वाला नहीं है, मार्क्स को देखने वाला है। इसके लिए एक फेमस स्टेटमेंट है, नोबडी सी द लेबर पेन एवरीबडी वांट्स टू सी द बेबी गर्ल, समझे। तो ये इसके लिए स्टेटमेंट है कि कोई भी नहीं देखता कि आप कितना मेहनत करके रिजल्ट लाए, वो रिजल्ट अच्छा देखना चाहते हैं लोग, समझे। तो देखो बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। तो इसको दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन बाय फर्स्ट ग्राफिकल, सेकंड कैलकुलस। ग्राफिकल क्या रहेगा, ग्राफिकल on the x-axis you are taking distance, on the y-axis you are taking force। इसको टुकड़ों में डिवाइड कर दे रहा हूं मैं, यहां पर आपको ये पर्टिकुलर पार्ट निकालना है, ये इतना सा पार्ट ही निकालना है। तो यहां पर ये क्या रहेगा बेटा, dx रहेगा छोटा सा, और ये पूरा क्या है, f है। ये क्या बन गया, ट्रेपीजियम। सो एरिया इक्वल्स टू f dx, एरिया निकाल देना आप लोग। सो दिस एरिया इक्वल्स टू वर्क डन। एग्जाम्पल डाल रहे थे कोई बोर्ड पे,
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फोर्स, यहां पर फोर्स लिख देंगे अपन 6 न्यूटन, यहाँ डिस्टेंस 0, यहाँ 2 मीटर, यहाँ 6 मीटर, तो ये कितना हुआ 4 मीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू वर्क डन। ये वर्क क्या होगा बेटा, एरिया निकालो, लेंथ इंटू ब्रेथ, 6 इंटू 4, 24 न्यूटन, सॉरी जॉल। हो गया, ये फर्स्ट तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है, इंटीग्रेशन। क्या करना आप लोग, इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन मीन्स वर्क डन इक्वल्स टू एफ dx, यानी किसका इंटीग्रेशन करना है आपने को, dx विथ रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेशन कर दिए तो आपको क्या आ जाता है आंसर, वर्क डन आ जाता। इंटीग्रेशन सिखाए थे, हाँ देखो बेटा, ये रिजिड वाल है। रिजिड वाल का मतलब क्या होता है, रिजिड का मतलब क्या होता है, जो कभी भी कितना भी फोर्स लगाओ उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी नकटा, भीड़ बोलते ना, कितना भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो सर्कुलर रोटेटरी मोशन में पड़ेंगे। कोई भी बॉडी को अपन क्या मान के चलते मालूम है, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी बोल तो कितना भी फोर्स अप्लाई कर दो उसका शेप और साइज चेंज नहीं होता। कोई भी बॉडी है दुनिया में, है नहीं, आइडियल गैस भी नहीं है, मैं बोला ना ब्लैक बॉडी भी नहीं है। आइडियल कंडीशन लेके उसका एग्जांपल भी दे दिया मैं आपको, समझ में आया। सब आपको अच्छा बनाना चाह रहे मालूम है, अच्छा किसके इक्वल बनाना चाह रहे मालूम है आप लोगों को, वो बनते नहीं कभी भी, क्योंकि वो खुद ही नहीं है, अपने को दिखाने। समझ में आया बात। तो याद रखो बेटा कि जो रिजिड बॉडी रहती है, रिजिड बॉडी बोल तो जिसका शेप और साइज कभी नहीं बदलता कितना भी फोर्स लगाओ, समझे। जबकि अपन तो अर्थ को भी तोड़ डाल रहे, अर्थ को भी तोड़ डाल रहे, समझे। आज मैं न्यूज में सुना कि इजराइल पे सिर्फ 5 बमा डाल दिया वो रशिया वाला, तो इजराइल खत्म हो जाता है। एक बम कितना मालूम है, 200 किलोमीटर को खत्म कर देता है, समझे। 200 किलोमीटर को खड्डा कर देता, तो कहां तक 1000 किलोमीटर तक अफेक्ट होगा ना उसका। तो ऐसा है। तो रिजिड बॉडी दुनिया के अंदर है ही नहीं, हर चीज टूटती, लेकिन अपन पढ़ते कहां से, रिजिड बॉडी से। रिजिड वाल लगाए यहाँ पर, यानी ये ब्रेक नहीं होंगी कितना भी फोर्स लगा दो। यहाँ पर अपन एक स्प्रिंग ले लिए। अब ये स्प्रिंग देखो जा ध्यान से, ये स्प्रिंग मासलेस है कहते हैं, रहता आइडियल अगेन। जैसा अपन स्ट्रिंग पढ़े मासलेस स्ट्रिंग, अगेन आइडियल कंडीशन है। यहाँ भी अगेन आइडियल मतलब मास नहीं है स्प्रिंग में, मासलेस स्प्रिंग। स्प्रिंग। अब यहां पर क्या कर दिया अपने, इसको एक ब्लॉक लगा दिया जिसका मास m है, हो गया। इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, अप्लाइड फोर्स। ये अप्लाइड फोर्स लगाएंगे तो ये स्प्रिंग वहां का वहां रहने वाला है या आगे आने वाला है। तो ये देखो बेटा, ये आगे आ गया, कितना आगे आया, कितना आगे आ गया, एक्स बोलते हैं इसको, एक्स हो गया। एक्स को बोलते हैं एलोंगेशन। अब वो फोर्स हटा दिए तो मास वापस चले आता या वहीं रहता, चले जाता, समझे। वो कौन लेके जा रहा है उसको, स्प्रिंग का फोर्स लेके जा रहा। तो एक्सटेंशन किधर हो रहा, एक्सएम इक्वल्स टू एक्सटेंशन, अप्लाइड फोर्स या एक्सटेंशन ऑफ मास, एक्सटेंशन ऑफ मास।
अब देखो बेटा, स्प्रिंग के अंदर फोर्स किधर है, ये डायरेक्शन में है, इसको क्या बोलेंगे अपन, स्प्रिंग फोर्स, एफएस। यहाँ से यहाँ तक गया उसको एक्सटेंशन बोलेंगे। यहां से यहां तक गया ना, स्प्रिंग इतना लंबा हुआ, इलोंगेशन या एक्सटेंशन बोलो। तो एक्सटेंशन हो रहा है ये डायरेक्शन में, फोर्स का डायरेक्शन किधर है, पीछे। वो किसका फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है या स्प्रिंग फोर्स है। तो स्प्रिंग फोर्स और एक्सटेंशन अपोजिट डायरेक्शन में है। सो स्प्रिंग फोर्स Fs is directly proportional to negative xm। xm क्या है, एक्सएम एक्सटेंशन ऑफ मास और Fs क्या है, स्प्रिंग फोर्स। हो गया। x क्योंकि एक्सटेंशन किधर है और स्प्रिंग फोर्स किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में। एग्जाम्पल, अपने बालों में जो रबर लगाते हो, एक बार लाए तो जिंदगी भर चलाते नहीं, कुछ दिनों में खराब हो जाना ना, तो उसका फोर्स कम हो जाना। डेली यूज करने के बाद में एक 15-20 दिन, 2 महीने, 4 महीने में वो लूज हो जाता, फेंक देते, नया ला लेते अपन। वो स्प्रिंग फोर्स है। अब ये स्प्रिंग फोर्स को इक्वल करने के लिए क्या क्या लगा रहे अपन, के लगा रहे हैं। ये के को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। अब याद रखो, जितना अप्लाइड फोर्स लगाएंगे उतना स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा एक लिमिट तक। आप ज्यादा लगा दिए, छूट जाता हूं। वो लिमिट को क्या बोले मालूम है, हुक्स लॉ बोले, हुक्स लिमिट। हुक्स लॉ में अपन क्या बोलते हैं मालूम है, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एलोंगेशन। कहां पढ़ेंगे अपन, इलास्टिसिटी में। यहां पर कुछ भी नहीं है। K इज इक्वल्स टू स्प्रिंग कांस्टेंट, सो देयरफॉर K इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स बाई x। नेगेटिव साइन नहीं ले रहा हूं क्योंकि नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन बताता, नेगेटिव शोज ओनली डायरेक्शन। K का नाम क्या दिए, दे दिए बेटा। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mlt टू पावर -2, x का l कट गया, mt टू द पावर -2, तो इसका यूनिट क्या होगा, kg पर सेकंड स्क्वायर है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ kg पर सेकंड स्क्वायर है। कोई डाउट ना। अब स्प्रिंग को खींचे, नहीं, जो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो रहे उसका नहीं आता, ओरिजिनल, हाँ, फिजिकल कांस्टेंट का आता। अब देखो जाए, सुनो आप लोग, अब स्प्रिंग को आप लंबा करें, खींचे, खींच के छोड़े तो क्या होता, अपने को वापस मारता हूं। मेरे को खींचे ना बोल के अपने को मारता। वो कैसा मारा, अपन जब यहाँ खींचे तो अपन वर्क कर रहे हैं ना, तो अपना वर्क ये स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो रहा। कौन से फॉर्म में स्टोर हो रहा, और छोड़ देगी वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही, और अपने को मार रही। समझ में आएगा। जैसा पुराने लोग गरीब आते बेचारे, शेल्स की भी वो घड़ी यूज नहीं करते थे, चाबी की करते थे, की रोज सवेरे उठ के की भरते थे। वो असल में की भरने का मतलब क्या हुआ मालूम है, चाबी भरने का। उन जब घुमाते थे तो वर्क कर रहे ना, वो वर्क उनके घड़ी के स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर होता था। और समझ में आया, फिर वो पोटेंशियल एनर्जी कांटों को घुमाती थी, यानी वो किस में कन्वर्ट हो गई। और एग्जांपल, अब पुराने घरों के अंदर वो पेंडुलम वॉच रहता आज भी, उसको है नहीं, घोर से देखो 2 खड्डे रहते, वो रोज सवेरे उठ के क्या है उसमें चाबियां भरते, इधर इधर वो चाबियां भरे तो दिन भर चलती वो।
वो दिन भर चलने के बाद में बंद हो जाती, तो उन लोग टाइम टू टाइम भर देते। आजकल वो नहीं कर रहे, अपन शेल्स डाल देते डायरेक्ट। और केमिकल एनर्जी देते हैं तो हाँ, तो वो स्प्रिंग के अंदर क्या स्टोर हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? सो मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, बस इतना ही। नाउ वर्क डन ऑन स्प्रिंग, हाँ कांस्टेंट बोलते हैं, जैसा पाई है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, नंबर है उनको, और नहीं रहता। और जो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है उसको नहीं रहता, जैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, सेम रेशियो है, तो इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल, फ्रिक्शनल फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स है, तो डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट नहीं है। नाउ अगर ये कांस्टेंट क्या है, ये डिफरेंट रेशियोज से, या डिफरेंट फिजिकल, ये अलग अलग है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो से होती है, ये कांस्टेंट को डायमेंशन फार्मूला है। वर्क डन ऑन स्प्रिंग इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ potential energy. This potential energy is converted into काइनेटिक एनर्जी। kinetic energy when applied force is, क्या कर दिए, लगा दिया, रिमूव कर दिए, when applied force is removed, देखो बेटा, so potential energy is stored in spring equals to half k minus half kx square। ये क्या है बेटा? एनर्जी स्टोर हुई थी, किसमें एनर्जी स्टोर हुई है? स्प्रिंग के अंदर। हो गया, कोई डाउट? चलो, स्प्रिंग फोर्स is limited, whereas applied force is unlimited. Therefore, when applied force is more than critical value, of Fs, then spring breaks। स्प्रिंग क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अगर अप्लाइड फोर्स स्प्रिंग फोर्स की लिमिट के बाहर लगा दिए अपन, तो क्या हो जाएगा? स्प्रिंग फोर्स ब्रेक्स। नाउ अप्लाइड फोर्स, दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस जो मैक्सिमम हो गया क्रिटिकल वैल्यू से, बॉडी को इधर लेके भाग जा रहा है। ये कौन सा फोर्स है? अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, गलत लिख रहा हूं मैं, क्योंकि अप्लाई अपन, ये स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स जैसा जैसा बढ़ेगा, स्प्रिंग फोर्स वैसा वैसा बढ़ेगा ना, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। विद इन ए लिमिट, एक लिमिट तक, वो लिमिट के बाहर क्या हो जाएगा? स्प्रिंग फोर्स अगर टूट जाए, बोलते स्प्रिंग टूट गया, तो स्प्रिंग फोर्स रहने वाली नहीं। क्लियर? अब ये एनर्जी का भी यूनिट जॉल ही रहेगा, डायमेंशनल फार्मूला भी सेम ही रहने वाला है। चलो